2008 में जब आयरन मैन ने ये सब शुरू किया था, तब से अब तक एमसीयू हॉलीवुड की एक बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बन चुका है। इतने कम टाइम में ही उसने दुनिया भर के सुपर हीरो फैंस को एमसीयू का डाई हार्ड फैन बना दिया है। लेकिन एमसीयू से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें भी हैं जो उसके डाई हार्ड फैंस भी शायद नहीं जानते होंगे। तो गाइज, मैं हूं शाहरुख और आज इस वीडियो में मैं आपको एमसीयू के ऐसे ही 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। मार्वल स्टूडियोज ने जब एमसीयू को शुरू किया था, तब उसने उनसे बहुत ज़्यादा अर्निंग्स एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन आज मार्वल स्टूडियोज की एंड गेम सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाली मूवी बन गई है। और अगर मार्वल स्टूडियोज की सभी मूवीज़ की अर्निंग का टोटल किया जाए, तो वो स्टार वॉर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और डीसीयू फ्रेंचाइजी के कंबाइंड अर्निंग से भी ज़्यादा पैसा कमा चुकी है। स्टार वॉर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और डीसीयू मूवीज़ की टोटल अर्निंग्स है $17.3 बिलियन और मार्वल स्टूडियोज आयरन मैन 1 से फार फ्रॉम होम तक $21.5 बिलियन की अर्निंग कर चुका है। और इस हिसाब से एमसीयू इन तीनों फ्रेंचाइजी से ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुका है। गैल गैडोट इस वक्त डीसी यूनिवर्स की सबसे सक्सेसफुल मेंबर हैं, पर वंडर वुमन बनने से पहले उन्हें एमसीयू में नेबुला के रोल के लिए कंसीडर किया गया था। लेकिन उन्हें हेड शेप करने और ब्लू कलर के मेकअप का ये आइडिया पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद उन्हें डीसी यूनिवर्स की वंडर वुमन का ऑफर मिला। गैल गैडोट भले ही एमसीयू के बड़े यूनिवर्स का हिस्सा तो नहीं बन पाई, लेकिन डीसी यूनिवर्स में भी उन्होंने वंडर वुमन बनकर सबका दिल जीत लिया। जैसा कि आप सब ग्रूट के बारे में जानते ही हैं कि वो जब भी कुछ बोलता है तो बस आई एम ग्रूट कहता है, और उसको आवाज़ देने वाले एक्टर विन डीजल को अलग अलग टोन में आई एम ग्रूट रिकॉर्ड करना होता था, जिससे उन्हें ये काम काफ़ी बोरिंग लगता था, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता था कि वो क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में जेम्स गन ने विन डीजल को एक स्पेशल स्क्रिप्ट दी, जिसमें ग्रूट के हर डायलॉग के आगे उसका मीनिंग भी लिखा हुआ था, जिससे विन डीजल को आई एम ग्रूट रिकॉर्ड करते टाइम उस टोन में बोलने में मदद मिलती थी जो ग्रूट कहना चाहता था। एमसीयू की हर मूवी में आपने स्टैन ली का कैमियो देखा ही होगा, लेकिन आयरन मैन 1 और द इनक्रेडिबल हल्क के कैमियो के बाद स्टैन ली अपने इस छोटे रोल से सेटिस्फाई नहीं थे और वो एमसीयू में एक बड़ा रोल चाहते थे। एक इंटरव्यू में स्टैन ली ने ये रिवील किया था कि वो एमसीयू में ओडिन का रोल करना चाहते थे, और जब थॉर 1 में ओडिन के लिए उनको कंसीडर नहीं किया गया तो वो इससे बहुत डिसअपॉइंट हुए थे। वैसे अच्छा ही हुआ कि स्टैन ली को ओडिन का रोल नहीं दिया गया, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो हमें हर मूवी में स्टैन ली के अमेजिंग कैमियोज देखने को नहीं मिलते। सुपर हीरो मूवीज़ में ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जिसमें हीरो और विलन का रोल एक ही एक्टर प्ले करे, लेकिन एमसीयू की डॉक्टर स्ट्रेंज में ऐसा हुआ है। इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने डॉक्टर स्ट्रेंज और डोरमामू दोनों का रोल किया था। बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इस मूवी में डोरमामू के लिए मोशन कैप्चर किया था और उसको आवाज़ भी दी थी, लेकिन मार्वल ने इस चीज़ को इतने परफेक्ट तरीके से किया कि फैंस इस चीज़ को पकड़ ही नहीं पाए। मार्वल स्टूडियो जब स्पाइडरमैन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने वाला था, तब उनके लिए सबसे बड़ा टास्क था दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपर हीरो के लिए एक परफेक्ट एक्टर ढूंढना, और उसके लिए उन्होंने बहुत से बड़े एक्टर्स को लिस्ट में रखा था, और उसी लिस्ट में टॉम हॉलैंड भी थे। लेकिन टॉम हॉलैंड को ये बात एक इंस्टाग्राम पोस्ट से पता लगी कि उन्हें भी स्पाइडरमैन के लिए कंसीडर किया जा रहा है, और इसके बाद केविन फाइगी ने टॉम हॉलैंड को ही इस रोल के लिए बुला लिया। आपने स्पाइडरमैन को एमसीयू में 2016 की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि पीटर पार्कर को आयरन मैन 2 में भी दिखाया गया था। आयरन मैन 2 के क्लाइमैक्स में स्टार्क एक्सपो में जो बच्चा दिखाया गया था वो एक्चुअल में यंग पीटर पार्कर ही था, और केविन फाइगी ने इस बात को बाद में कंफर्म भी किया था। इसके अलावा आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि सिविल वॉर में इंट्रोड्यूस करते टाइम पीटर पार्कर को लगभग वही कपड़े पहनाए गए थे जो आयरन मैन 2 में उस बच्चे ने पहने थे, ताकि फैंस इन दोनों को रिलेट कर पाएँ। जब मार्वल स्टूडियोज़ ने अपनी ऑफिशियल टाइमलाइन को रिवील किया था, तब उसमें एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात सामने आई कि एमसीयू की 3 बड़ी मूवीज़ आयरन मैन 2, द इनक्रेडिबल हल्क और थॉर 1 के इवेंट्स एमसीयू में एक ही वीक में हुए थे। यानी कि जब एमसीयू में आयरन मैन विप्लैश से लड़ रहा था, हल्क एबोमिनेशन से लड़ रहा था और थॉर डिस्ट्रॉयर से लड़ रहा था, तो वो सब एक ही वीक में हो रहा था। और आयरन मैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी फिल कोल्सन को उसी जगह दिखाया गया है जहाँ पे थॉर का हैमर गिरा था। वैसे तो टोनी स्टार्क का कैरेक्टर हॉवर्ड ह्यूज पे बेस्ड था, लेकिन एमसीयू के टोनी स्टार्क के लिए स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क से इंस्पिरेशन ली है।
एलन मस्क को रियल लाइफ टोनी स्टार्क भी कहा जाता है। अगर आप एलन मस्क के बारे में नहीं जानते तो उनके बारे में सर्च करके आप समझ जाओगे कि क्यों उन्हें रियल लाइफ टोनी स्टार्क कहा जाता है। एलन मस्क को आयरन मैन 2 में एक कैमियो दिया गया है और इसके अलावा स्पेसएक्स हेडक्वार्टर्स के बाहर आयरन मैन का एक स्टैचू भी बना हुआ है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने पहली बार आयरन मैन आर्मर 2008 की आयरन मैन 1 में पहना था और वो उनका पहला और लास्ट टाइम था जब उन्होंने वो आर्मर पहना, क्योंकि उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें हर बार यही भारी आर्मर पहनने की ज़रूरत नहीं है। यह काम VFX का यूज़ करके बहुत आसानी से किया जा सकता है और इसीलिए फिर आगे आयरन मैन के हर अपीयरेंसेस में या तो स्टंटमैन ने आयरन मैन आर्मर पहना होता था या फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सिर्फ शोल्डर पैड्स पहनाकर बाकी सूट CGI से बनाया जाता था। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही आयरन मैन के 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream